हाय ब्रियन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बायोलॉजी का है जो इस चैप्टर का नाम है जीव विकास एवं इसके प्रमाण। देखिए दोस्तों, हर एक चैप्टर में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं हर एक वीडियो में वही लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग को ये पता होता है कि एक चैप्टर से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपको ये पता है मेरे दोस्त, जैसे समझ लीजिए कि आपका एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर से अगर सारा क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो क्या आप लोग समझ सकते हो कि उसका आप लोग हल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों एक चैप्टर से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग हर एक चैप्टर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है तो अगर आपने अभी तक तैयारी बढ़िया से नहीं की हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, 4 महीना बचा हुआ है। अब 4 महीने में आप क्या करोगे? 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका आता है दोस्त 1 नंबर का। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके उतना वीडियो आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करें, जो सोचते हैं, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए, उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह याद किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म क्या होते हैं। ये दोस्तों हमारा चैप्टर जो विकास एवं इसके प्रमाण बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें इस चैप्टर का नाम है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चैप्टर है 13। ठीक है, लेसन हमारा जो पार्ट होता है वो 13 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त जीवाश्म क्या होते हैं, यह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम बहुविकल्पी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीवाश्म क्या होते हैं कि विलुप्त जीवों के अवशोषण पहला हमारा आता है। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। स्थितियों में उपस्थित छिद्र, मरे हुए जंतुओं के अवशेष, छिद्र जिसमें होकर तंत्रिका गुजरती है। ठीक है, तो सबसे सही आपका क्या है, यहाँ पर विलुप्त जीवों के अवशेष। जीवाश्म होते हैं किसमें? विलुप्त जीवों के अवशेष में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, यहाँ पर देखिए आधुनिक मानव के निकट संबंधी है। आधुनिक मानव निकट संबंधी है, तो ए हमारा क्या है, गोरिल्ला, बी क्या है, गिब्बन, सी क्या है, ओरांग उठान, और सी क्या है, चिंपैंजी। तो ये क्या आपका चिंपैंजी तो सही है आपका। ठीक है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी क्या है, तो चिंपैंजी है। यहाँ पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भ्रूणी परिवर्धन का नियम सर्वप्रथम किसने किया था। भ्रूणी परिवर्धन का नियम सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट मैं आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिर्फ 4 से 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है। यहाँ पर देखिए भ्रूणी परिवर्धन का नियम सर्वप्रथम किसने किया था, तो पहला हमारा ए आता है कि वान बेयर ने किया था। ठीक है, दूसरा आता है क्या, बी हिकल ने, तीसरा आता है सी वैकिस ने, और चौथा हमारा क्या आता है, डी मार्ग ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, पहला हमारा सही है क्या कि भ्रूणी परिवर्धन से संबंधित नियम सर्वप्रथम वान वेयर ने किया था। ये वान वेयर ने। दोस्तों देखिए आप इस तरह भी निशान लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह कुछ लिख कर, और या आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेज ज़्यादा भरना है परीक्षा में तो आप कुछ इस तरह भी लिख दोगे तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि भ्रूणी परिवर्धन से संबंधित नियम सर्वप्रथम वान वेयर ने दिया था। ठीक है, तो आप अगर इस तरह लिख दो तो आपका पेज भी जल्दी से भर भी जाएगा और आपका अच्छा भी नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, सबसे अधिक पाए जाने वाले जीवाश्म कहाँ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक पाए जाने वाले जीवाश्म के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा आता है कि अपरिवर्तित जीवाश्म। ठीक है, दूसरा आता है बी प्रस्तुतीकृत जीवाश्म। ठीक है, तीसरा आता है यहाँ पर सी सांचा जीवाश्म, डी क्या आता है, टप्पा जीवाश्म। तो सबसे अधिक पाए जाने वाले जीवाश्म होते हैं सांचा जीवाश्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आपको ये बता दूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ, बायोलॉजी में
आप सिर्फ 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको आप ज़्यादा याद करिए, ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जिसमें 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठाकर, अगर पिछले साल का अगर कोई भी पेपर उठाकर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ 3 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा करके पूछा है। ठीक है, चाहे आप 17 को उठा लीजिए, चाहे आप 20 का उठाइए, चाहे 19 का, चाहे 21 का, चाहे 22 का, चाहे 23 का, आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, आप उसमें सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आप ज़्यादा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्त हर एक वीडियो में कि आप लोग 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बायोलॉजी में याद करिए। ठीक है, ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन आता है। अब ये समझ लीजिए कि हमारे एक चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर का भी होता है, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का, वो भी पूरे बुक से। अभी आपको पता भी नहीं है कि आपके पूरे बुक से कौन सा क्वेश्चन वो 5 नंबर का पूछा जाएगा, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका 5 नंबर का छोड़ भी जाएगा, वैसे भी छोड़ना मत, क्योंकि अगर नहीं आ रहा उसको बना कर लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको मान लीजिए नहीं आ रहा तो आप 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन की तैयारी ज़्यादा करोगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसको लिख कर आओगे। ठीक है, और 5 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन आपसे 2 पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो विकास की परिभाषा, आपको इसी तरह कुछ लिखना है मेरे दोस्त। ठीक है, लिखने का भी तरीका देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं वो आपका हेडिंग देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी कापियाँ उन्हें चेक करने की पड़ी रहती है। ठीक है, उनके पास बहुत सारा कापी रहता है चेक करने के लिए, तो आपके सिर्फ हेडिंग वगैरह उसने अच्छे से देख लिया ना तो फिर आपका नंबर वो दे देंगे, तुरंत दे देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कापी रहती है चेक करने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग जो है दोस्त वो थोड़ा अच्छे से डालना। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर नीचे पाइप पारा हुआ है, यहाँ पर देखिए स्केल से आप लोग स्केल से नीचे पाइप पार लेना, उसके बाद यहाँ पर 2 तीर लगा के निशान कुछ इस तरह कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना दोस्त जैव विकास की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों के शरीर में हुई क्रमिक परिवर्तनों से अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि जैव विकास किसे कहते हैं तो आप इसको याद करोगे तो आप बता दोगे कि जैव विकास किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा जीवाश्मीकरण क्या होती है। जीवाश्मीकरण दोस्तों आपसे इस तरह भी पूछ लेगा कि जीवाश्मीकरण पर टिप्पणी लिखिए, और अगर आपसे जब पूछ लेगा कि टिप्पणी लिखिए तो ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, इसको भी समझ कर आप लोग चलिए। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया कि जीवाश्म पर टिप्पणी लिखिए तो ये समझ लीजिए आपकी 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ जीवाश्मीकरण पूछा है, तो आप लोग को हेडिंग डालना है क्या, जीवाश्मीकरण, और आगे लिखना है कि जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। यह क्रिया जीवों के, कोई भी जीव होता है, ठीक है, यह क्रिया जीवों के शरीर, स्थान, समय तथा वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीवाश्मीकरण। अगर टिप्पणी भी पूछ लेगा फिर भी आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। इसमें देखिए दोस्त आपको परिभाषा भी पूछेगा, आपसे उदाहरण भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको दोनों लिखना होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालकर नीचे लिखना पड़ेगा दोस्त कि जीवधारियों के पूर्वकालिका क्रियाशील अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा अवशेषी अंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है क्या, मानव भ्रूण। मानव भ्रूण में अवशेषी क्लोम व क्लोम दरारों की उपस्थिति से क्या प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसमें पूछा है क्लोम व क्लोम दरारों की उपस्थिति से क्या प्रमाण मिलता है, तो आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। देखिए कि मानव भ्रूण में अवशेषी क्लोम व क्लोम दरारों की उपस्थिति से यह प्रमाण मिलता है कि सभी कशेरुकियों का विकास मछली के समान पूर्वजों से ही हुआ है। ठीक है, जो मछली का समान जो है तो पूर्वजों से हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, मानव भ्रूण के अवशेषी क्लोम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 नंबर 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा उसी तरह। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुहरण क्या है। अनुहरण क्या है, किसी एक कीट के अनुहरण का उदाहरण लिखिए। इसमें दोस्तों आपको पूछेगा कि किसी एक कीट के अनुहरण का उदाहरण लिखिए। ठीक है, चाहे आप जिस कीट का अनुहरण का उदाहरण लिख सकते हो, बशर्ते मैं आपको जो इसमें बता रहा हूँ इसी का लिखना ज़्यादा
बड़ा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल है, छोटा सा है। देखिए कि आत्मरक्षा के लिए, क्या आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे जीव या प्राकृतिक वस्तु से समरूपता रक्षात्मक अनुहरण कहलाती है। ठीक है, समरूपता रक्षात्मक अनुहरण कहलाती है। तो आपको अगर पूछ लेगा कि अनुहरण क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि किसी एक कीट के अनुहरण का उदाहरण दीजिए, तो आप लोग कितना लिखना होगा। ठीक है, आगे उदाहरण भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमाण कीट हरे रंग का पत्ती के समान होते हैं। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण भी ये हो गया। यहाँ पर कुछ इस तरह अगर आप लिख दोगे तो आपका 3 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, लास्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, समजातता पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको इसको लास्ट में बता दिया हूँ कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। ये आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, 5 नंबर में भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि ऐसे अंग, ठीक है, ऐसे अंग जो मूल रचना तथा उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं तथा जिनका भ्रूणी विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, समजातता अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी समानता समजातता कहलाती है। इनकी जो समानता होती है उसे क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। ठीक, तो आपसे क्या है पूछा है, समझाता पर टिप्पणी लिखिए, या समझाता किसे कहते हैं, समझाता क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर पूछ लिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि आप फंस जाओगे। वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कुछ पढ़ के दूसरा आया था, यहाँ पर कुछ दूसरा पूछ रहा है। मतलब जो सटीक आंसर होता है वो आपसे नहीं पूछेगा, उसको आपको बढ़ा चढ़ा कर पूछ लिया जाएगा। इसलिए पूछा जाता है ताकि बच्चे को समझ में ना आए, लेकिन अगर बच्चा पहले से समझ कर जाएगा तो उसको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे इसी के लिए कहते हैं कि इसको समझो। आप लोग अगर समझ कर पढ़ाई करोगे तो आप अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप लोग समझो बस। जो टॉपर होते हैं, टॉपर क्या करते हैं, पूरी बुक्स को नहीं पढ़ते। अगर वो पूरी बुक याद करें पढ़ें तो जानते हो जो क्लास 12th होता है उसमें लगभग होता है 5 सब्जेक्ट, सबको पता है। और 5 सब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक सब्जेक्ट में कितना चैप्टर होता है, उस चैप्टर में कितना क्वेश्चन होता है, आप ही समझ लीजिए। जो टॉपर होते हैं कैसे पास करते हैं, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर पूरी बुक को पढ़े ना तो पागल हो जाएं, फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ। आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयारी करोगे ना अच्छे से, तो आप लोग को एग्जाम में जब जाओगे तो अच्छे से लिख कर आओगे। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूँ किस तरह आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, आप लोग सुने होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार वो पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन उसका नंबर बहुत कम आया है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप लोग सुने होंगे, कि यार वो पढ़ने में बिल्कुल गधा था लेकिन उसका नंबर बहुत ज़्यादा आया है। तो इसमें अंतर क्या होता है जानते हो, जो पढ़ने में गधा होता है और नंबर बहुत अच्छा लेकर आता है ना, उसके पास एक टैलेंट होती है, क्या, लिखने का तरीका होता है। तो आप लिखने का तरीका भी सीखो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, याद करते हैं बहुत, लेकिन वो लिखने का तरीका नहीं उन्हें होता। ठीक है, अगर वो लिख कर अच्छे से नहीं आएंगे तो उनका नंबर जो होता है वो काट लिया जाता है, कम नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को साथ साथ में लिखने का तरीका भी सीखना है, याद भी करना है, तब आप अच्छा नंबर लेकर आओगे। ठीक है, काफ़ी दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल हमारे नया चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।